नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीवनदान जिक्के में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इतिहास के टॉपिकों के बारे में और इतिहास का परिचय हम पढ़ रहे थे और इतिहास के परिचय में हमने इतिहास शब्द की उत्पत्ति के बारे में, उसके बाद इसके जनक के बारे में पढ़ा था और उसके बाद युग विभाजन दोस्तों पढ़ा था। आज हम बात करेंगे जो इतिहास है, भारत का इतिहास है, इसको अलग अलग खंडों में किस प्रकार से विभाजित किया गया है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो प्रागैतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल है, उसके बाद ऐतिहासिक काल है, इसके बारे में थोड़ा बताया था आपको। उसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक का काल माना जाता है, अलग अलग भागों में जो बटा हुआ है, इसको अलग अलग अगर क्रमबद्ध ढंग से हम पढ़ें तो पढ़ने में भी हमें थोड़ी आसानी हो। तो दोस्तों, इसको किस प्रकार से बांटा गया है हम देखेंगे। भारत का इतिहास का कालखंड विभाजन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसके बारे में मैंने बताया था कि जितने भी औजार पत्थर से बने हुए हड्डियां हैं, शैल चित्र है, उनके माध्यम से गुफाओं पर बने हुए चित्रों के माध्यम से हमें पता चलता है लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो वो जो काल है वो प्रागैतिहासिक काल है और उसके बाद आया था आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल है, इससे तीन भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। जो पहला जो काल है वो है पूरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल का पहला काल है पूरा पाषाण काल और ये जो काल है अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो माना जाता है पूरा पाषाण काल का। इसमें जितने भी औजार होते थे मनुष्य के काम में आने वाले, वो सारे के सारे पत्थरों से बने थे। एक प्रकार से पत्थर का काल ही माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? पत्थर का काल माना जाता है। दोस्तों, ये जो ईसा पूर्व है इसका मतलब बीसी भी होता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ये माना जाता है कि जब ईसा मसीह, आपने किताबों में पढ़ा होगा, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं है ना, उसके पीछे बीसी या बोले तो ईसा पूर्व उन्हें बोला जाता है। उसके बाद जो बाद वाला जो समय है, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जो समय है, उसे कहा जाता है एडी, एनो डोमिनी। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय एडी और ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय बीसी या बोले तो ईसा पूर्व उसे कहा जाता है। उसके बाद मध्य पाषाण काल में, बीच का पाषाण काल जो आया था वो काल है 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व का काल जो माना जाता है वो मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसमें भी मनुष्य पत्थर से परिचित था। इसमें थोड़ा जो पत्थर के औजार होते थे वो थोड़ा बारीक बनाना शुरू कर दिया, खेती से परिचित हो गया, खेती के साथ साथ पशुपालन करना भी मनुष्य ने शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों नवपाषाण काल आता है। इसमें मनुष्य धातु से परिचित हो गया और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मनुष्य के द्वारा सबसे पहली खोजी गई धातु थी तांबा। तो दोस्तों, नवपाषाण काल का जो समय है वो माना जाता है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व का जो काल माना जाता है वो नवपाषाण काल का काल माना जाता है। ये दोस्तों हमने प्रागैतिहासिक काल का तीन तरीके से विभाजन किया। सबसे पहला पढ़ा पूरा पाषाण काल, अज्ञात से लेकर 8000 ईसा पूर्व। उसके बाद पढ़ा मध्य पाषाण काल, 8000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व और उसके बाद पढ़ा नवपाषाण काल, 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। उसके बाद हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में मैंने आपको बताया था कि लिपिबंध था। जो भी काल था ये लिपिबंध था, लेकिन लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई है। इसलिए इस काल को दो भागों में बांटते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल और एक वैदिक सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता में जो अलग अलग स्थल खोजे गए हैं उनके बारे में बारीकी से, एक एक स्थल के बारे में, महत्वपूर्ण जो स्थल है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। किसके द्वारा खोज की गई, कौन सा स्थल महत्वपूर्ण, क्या पाया गया है, यहाँ पर अलग से विस्तार से अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊंगा मैं। दोस्तों, वह हिंदू घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है वो माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व का काल। उसके बाद वैदिक सभ्यता का जो काल है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है, वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और एक उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता है वो सारी के सारी ऋग्वेद पर आधारित है। वेद चार है, ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। इनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद पर जो निर्भर सभ्यता है या काल शब्द है वो है ऋग्वेद काल। तो वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल ऋग्वेद काल
के नाम से जानता। जो ऋग्वेद काल अलग से पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल अलग से पढ़ेंगे, क्या महत्वपूर्ण था, किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक और ये धार्मिक जीवन था लोगों का, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से रुचि लेते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का काल अलग से पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता है ये अलग से पढ़ेंगे, ये पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण अलग अलग से विस्तार से हमें पढ़ेंगे। दोस्तों ये तो हो गया दो विभाजन, एक तो प्रागैतिहासिक काल का विभाजन हमने पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ा आधि ऐतिहासिक काल का विभाजन। प्रागैतिहासिक काल में हमने पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण के बारे में पढ़ा। आधि ऐतिहासिक काल है, इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता के दो, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उसके बाद मैंने बताया था उत्तर वैदिक काल। दोस्तों इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक काल। जो ऐतिहासिक काल है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल को तीन भागों में, एक तो प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास है। इसको क्रमबद्ध देखो, पहले तो प्रागैतिहासिक काल पढ़िए आप, अगर अच्छी तरीके से आपको इतिहास की तैयारी करनी है तो प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद इसके बाद नंबर आएगा आदि ऐतिहासिक काल का। आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िए, वैदिक सभ्यता पढ़िए। उसके बाद ऐतिहासिक काल में हम सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास के बाद हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और उसके बाद आधुनिक भारत का जो इतिहास है, स्वतंत्रता तक का जो इतिहास है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो ऐतिहासिक काल है इसको भी कितने भागों में बांट दिया, तीन भागों में बांट दिया। सबसे पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, पहले का जो भारत था उसका इतिहास, वो माना जाता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी एडी, मैंने बताया था एनो डोमिनी या ईसा मसीह है का जन्म के बाद का जो समय है उसे एडी कहा जाता है। और ईसा मसीह का जो जन्म था उसे 1 एडी माना गया था। क्या माना गया था, एडी माना गया था, ईस्वी माना गया था। तो प्राचीन भारत के इतिहास की जहां से शुरुआत होती है, तो प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। ये एडी आ गया, यहाँ से शुरुआत हो गई एडी की। उसके बाद मध्यकालीन बीच के भारत का जो इतिहास था, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, वो पढ़ेंगे 612 ईस्वी से लेकर 707 ईस्वी। 707 ईस्वी में आपको पता है, आपने किताबों में पढ़ा भी होगा, मुगल जो साम्राज्य था जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बाबर के द्वारा 1526 में। 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था आपको याद होगा, बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन मान लिया जाता है। वैसे भी मुगल साम्राज्य के और बहुत राजा हुए थे, लेकिन शासक हुए थे, लेकिन उसके बाद पतन सा हो गया था। अंतिम में अगर शासक देखा जाए तो मुगल साम्राज्य का औरंगजेब था, उसके बाद पतन शुरू हो गया था। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य के पतन के तुरंत बाद 1707 से और 1947 तक का जो काल है हमारा, वो पढ़ेंगे हम। कौन सा काल है, आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए हमने ऐतिहासिक काल को कितने खंडों में पढ़ेंगे, 3 खंडों में। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम बात कर रहे हैं जो ऐतिहासिक हमारा जो काल था उसको 3 भागों में बांटा है। तो 3 भाग, तो प्राचीन भारत का इतिहास जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 जब इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव भारत में माना जाता है। उसके बाद मध्यकालीन जो भारत का इतिहास वो 712 से लेकर 1707 मुगल साम्राज्य के पतन तक का काल। उसके बाद आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो 1707 से लेकर 1947 तक का। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए थे उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक बात पढ़ाई जाएगी आपको प्रत्येक वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो प्राचीन भारत का हमारा जो इतिहास है 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का जो काल माना जाता है, इसको भी फिर हम अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। अलग अलग भागों में किस प्रकार से पढ़ेंगे, देखिए जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। जन हुआ करते थे, उसके बाद जनपद, महाजनपद, अलग अलग से विस्तार से पढ़ेंगे किस प्रकार से ये सिस्टम था। कि वो जो महाजनपद काल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से बाद का काल। उसके बाद हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, वो मगध साम्राज्य है 600 ईसा ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक का काल है, वो मगध साम्राज्य के बारे में
पढ़ेंगे। मगध राजा गणानंद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की नींव किस प्रकार से पड़ी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध साम्राज्य के जो गणानंद था उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, वो अलग अलग से विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास की जहाँ से हम शुरुआत करेंगे ना, वो महाजनपद काल से शुरुआत होगी दोस्तों। उसके बाद मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य का काल हम पढ़ेंगे 600 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक का काल पढ़ेंगे। प्रत्येक घटना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य जो हमारा होगा वो 323 ईसा पूर्व से लेकर 184, जो मौर्य साम्राज्य का एक अंतिम जो राजा था उसको मारकर पुष्यमित्र शुक के द्वारा शुक वंश की स्थापना की गई थी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर जो काल है ना, वो मौर्य साम्राज्य के बाद का काल है ना, उसे मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। तो मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे हम 184 ईसा पूर्व से लेकर 313 ईस्वी तक का काल। 184 ईसा पूर्व से लेकर 313 ईस्वी तक का जो काल है वो मौर्योत्तर काल के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के बारे में श्री गुप्त घटोत्कच वास्तविक जो शासक माना जाता है जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, वो हम सारी की सारी बातें जब हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। इसमें महत्वपूर्ण कौन सा शासक था, क्या उपलब्धियां थी गुप्त साम्राज्य के, गुप्त साम्राज्य को इतिहास का स्वर्ण काल किस प्रकार से कहा जाता है, प्रत्येक क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो गुप्त साम्राज्य का जो काल है वो दोस्तों हम पढ़ेंगे 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक का काल है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन काल। हर्ष जो महत्वपूर्ण सम्राट था, हर्ष का जो काल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कनौज सभा है, प्रयाग सभा है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। दानी के रूप में इसे किस प्रकार से जाना जाता है, इसके काल में कौन कौन सी उपलब्धियां थी, मतलब स्थापत्य कला के बारे में क्या योगदान है, आर्थिक क्षेत्र में क्या है, इसका धार्मिक क्षेत्र में उपलब्धियां, सैनिक क्षेत्र में उपलब्धियां, अलग अलग विस्तार से हम पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो काल हमने पढ़ा है वो पढ़ा है भारत का प्राचीन इतिहास है। भारत का प्राचीन इतिहास है जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का जो मैंने बताया, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा महाजनपद काल, उसके बाद मगध साम्राज्य, उसके बाद मौर्य साम्राज्य, उसके बाद मौर्योत्तर काल, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, उसके बाद हर्षवर्धन काल। दोस्तों जो बोर्ड के ऊपर जो लिखा गया है इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ साथ इसे नोटबुक में जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि इसी आधार पर अगर हमें एक प्रकार से प्रारूप मिल जाता है तो उस प्रारूप के आधार पर क्रमबद्ध ढंग से अगर हम अध्ययन करें ना तो हमारे सामने किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। क्योंकि नियोजन एक सबसे अच्छी कड़ी होती है सफलता की। जब तक हमारे पास नियोजन नहीं होता है, एक क्रमबद्ध तरीका नहीं होता है, तो हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते दोस्तों। क्रम से चलेंगे हम। उसके बाद दोस्तों जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसमें हम अध्ययन कैसे करेंगे। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसको एक तो पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास है और उसके बाद में उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास है। तो पूर्व मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है दोस्तों, उस पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास सम्मिलित किया जाता है। 12वीं शताब्दी तक के इतिहास में सबसे पहले हम बात करेंगे तो उत्तर भारत में राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे, राजपूत शासकों के बारे में। उसके बाद पाल जो शासक थे पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार कनौज इस क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। जो उत्तर भारत का जो इतिहास है इसमें राजपूत जो पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में शामिल होगा, उसमें पाल वंश आएगा, गुर्जर प्रतिहार आएगा। उसके बाद दक्कन का जो पठार बोला जाता है उसमें चालुक्य वंश के बारे में, पल्लव वंश के बारे में और राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो आएगा सारा का सारा मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत माना जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम दक्षिण भारत के इतिहास में अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास को दृष्टिपात करें ना तो उसमें चेर पांडे चोल और शाही चोल 9वीं से 12वीं शताब्दी का काल में देखने को मिलता है। ये सारा का सारा भारत का इतिहास अलग अलग खंडों में बांटा गया है कि प्राचीन भारत का इतिहास कौन सा था और मध्यकालीन भारत का इतिहास
कौन सा था। उसके बाद में आधुनिक भारत का इतिहास है। तो प्राचीन भारत का इतिहास हमने देख लिया। अब हम बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास की। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास है। उत्तर मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है ये 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का इतिहास है माना जाता है। इसमें उत्तर भारत में हम दिल्ली सल्तनत है हमारी, इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। मुगल साम्राज्य के बारे में, हमारे चौहान हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, राजपूत शासकों के बारे में। दक्कन का जो पठार है हमारा, उसमें हम विजयनगर साम्राज्य, हरिहर और बुक्का के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रकार से मुसलमानों का यहाँ पर अधिकार था। उसके बाद दक्षिण भारत में हम शेर पढ़ेंगे, देवगिरी के यादवों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, वारगल के काकती, द्वार समुद्र के ओयसल, इन अलग अलग शासकों में वंशों के बारे में हमें इतिहास को अलग अलग खंडों में क्रम से बांटकर इसको पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, जो मैंने आपको अलग अलग विभाजन बताया है, संपूर्ण भारत का इतिहास इसी में समावित है। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल, इतिहास, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उसके बाद में हमने भारत का जो प्राचीन इतिहास है इसको अलग से लेके आए, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास 1947 तक का जो इतिहास है वो है आधुनिक भारत के इतिहास में। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1947 जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, वहां तक का इतिहास जो माना जाता है वो आधुनिक भारत का इतिहास से माना जाता है। ये जो इतिहास है हमारे भारत का, जिसको 3 खंडों में बांटा गया है, इसको हम इस प्रकार से अध्ययन करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक क्रम मिल गया है हमें, इसी क्रम के आधार पर हम चलेंगे। और हमारी जो क्लास वो बिल्कुल रोमांटिक तरीके से चलती जाएगी, सारा का सारा बोर्ड के ऊपर याद करेंगे। क्योंकि क्लास से बाहर जाकर अगर 5 मिनट भी हम उस नोटबुक को उठा के देखेंगे ना, तो हमें सारा का सारा दोबारा से याद हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका साथ है तो प्रयास हमारा है, सफलता जरूर हमें मिलेगी। दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आया हो, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अच्छा है, तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अन्यथा कुछ नहीं करना है। धन्यवाद।